हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 20 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गायत्री मंत्र के अंतर्गत राज्य और उनकी राजधानियाँ। फिर पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी और उनकी स्थापना वर्ष कब हुई थी। इसके बाद हम करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई बहन के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहले गायत्री मंत्र के अंतर्गत देखते हैं राज्य और उनकी राजधानियाँ। पहला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी का नाम है हैदराबाद। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। असम, इसकी राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट हमारा है बिहार, इसकी राजधानी है पटना। छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर। और गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट सातवां राज्य देखते हैं अपना गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। आठवां है हरियाणा और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। झारखंड, इसकी राजधानी है रांची। नेक्स्ट देखते हैं 11वां स्टेट हमारा है कर्नाटक, इसकी राजधानी है बेंगलुरु। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट 15वां राज्य देखते हैं मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। 16वां स्टेट देख लेते हैं हमारा है मेघालय। मेघालय की राजधानी का नाम है शिलांग। मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी का नाम है जयपुर। सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। तमिलनाडु की राजधानी का नाम है चेन्नई। नेक्स्ट देखें तो 24वां राज्य है तेलंगाना, इसकी राजधानी का नाम है हैदराबाद। त्रिपुरा की राजधानी का नाम है अगरतला। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है लखनऊ। इसके बाद देखिए उत्तराखंड राजधानी है शीतकालीन, इसकी दो राजधानियां हैं। एक तो शीतकालीन के समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाती है, वहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है गैरसैंण। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है कोलकाता। तो ये हमारे राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी और स्थापना वर्ष, यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। और यह केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं चंडीगढ़ के बारे में, इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और यह केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 में। दादरा और नागर हवेली, इसकी राजधानी है दमन और यह कब केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो 26 नवंबर 2020 में। दिल्ली, इसकी राजधानी है नई दिल्ली और यह 9 मई 1950 को नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बनाई गई थी। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी का नाम है कवरत्ती और यह 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पुदुचेरी, इसकी राजधानी का नाम है पांडिचेरी और यह 1 नवंबर 1954 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां हमारा है जम्मू कश्मीर और इसकी 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर। और यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और इसी के तहत लद्दाख की राजधानी देखें तो लेह है और यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। यानी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर इसको जो है 31 अक्टूबर 2019 को राज्य की श्रेणी से दर्जा हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो आपका हो जाता है लद्दाख और दूसरा आपका हो जाता है जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों कब यूटी बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, हमने केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी और उनकी स्थापना वर्ष देख लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। तो चलिए 20 मार्च के अपने करंट अफेयर को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है,
तो मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइगर ट्रायम्फ 2024। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो इंडिया और यूएसए के बीच में टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया गया है। यह किस प्रकार का अभ्यास है? तो यह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। अगर बात करें कि टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो यह पूर्वी तट इंडिया में इसका आयोजन किया गया है। अब देखते हैं सी डिफेंडर्स अभ्यास, यह किसके बीच में होता है? तो सी डिफेंडर्स अभ्यास किसके बीच में होता है? तो यह इंडिया और यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया गया है। किसके? इंडिया और यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया गया है, ये आप याद रखेंगे। अगर पूछे कि सी डिफेंडर्स अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका अभ्यास किया गया है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। वज्र प्रहार अभ्यास किसके बीच में होता है? तो वज्र प्रहार अभ्यास भी इंडिया और यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो लामितीय अभ्यास किसके बीच में किया जाता है? तो यह इंडिया और सेशल्स के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। किसके बीच में? इंडिया और सेशल्स के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। कटलैस अभ्यास के बारे में देखें तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन सेशल्स में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? सेशल्स में इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने भी भाग लिया था। अगर बात करें भारत ने भाग लिया था इसमें, और भारत की तरफ से कौन सा जहाज इसमें भाग लिया था? तो INS तीर ने। किसने भाग लिया था? तो INS तीर ने इसमें भाग लिया था। एक प्रश्न आप सभी के लिए, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न है, करंट, ये लल्लन टॉप का प्रश्न है। हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही मायर को 2023 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। सेकेंड प्रश्न देखें तो हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात तूफान मेगन का संबंध किससे है? तूफान मेगन का संबंध किससे है? तो मेगन तूफान कहाँ पे आया है? ऑस्ट्रेलिया में आया है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखें तो मेगन क्या है? एक चक्रवाती तूफान है, या ऑस्ट्रेलिया में आया है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में? तो उत्तरी भाग में एक खाड़ी है जिसका नाम है कारपेंटिया की खाड़ी। यहीं पर जो है मेगन तूफान आया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, अब आप सभी के लिए प्रश्न है कि जैस्पर तूफान और लिंकन तूफान, ये दोनों तूफान कहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले आए हैं? तो आपको बताना है। तो ये भी आए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या कहा जाता है वहाँ की लोकल भाषा में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिली बिलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बिली बिलीज कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, 2024 का पहला चक्रवात कहाँ आया था? तो 2024 का पहला चक्रवात कहाँ आया था और उसका नाम बताना है। ठीक है, तो कहाँ आया था और नाम आपको 2 क्वेश्चन बताना है। तो कहाँ आया था? मेडागास्कर में आया था। हिंद महासागर के मेडागास्कर द्वीप के पास आया था और इसका नाम क्या था? तो नाम था अल्वारो। क्या नाम था? अल्वारो इसका नाम था। तो इस साथ में याद रखना 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है? अल्वारो है। कहाँ पर आया था? तो मेडागास्कर में आया था, और मेडागास्कर कहाँ पे है? हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। आप सभी के लिए प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का क्या नाम है? और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा इसकी राजधानी का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ या जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो प्रश्न है तीसरा, हाल ही में भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है?
तो भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ डोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुयाना के साथ समझौता किया है भारत ने। अब इसकी व्याख्या देखें तो डोनियर 228 विमान को जो है यह भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो जमैका के साथ समझौता किया है डोनियर 228 विमान को लेकर। इसमें जो है भारत डोनियर 228 विमान के 2 जहाज देने वाला है, किसको? जमैका को देने वाला है। और जमैका जो है जब इसे खरीदेगा तो उसके पास पैसे के लिए लोन किससे लेगा? तो वह लोन भी भारत से ही लेगा, ठीक है। तो जमैका जो है 2 जहाज खरीदने के लिए लोन किससे लेगा? तो भारत से लेगा। तो ये आपको याद रखना है, डोनियर 228 विमान जिसके 2 जहाज को भारत ने जमैका को दिया है और जमैका ने खरीदने के लिए लोन भी किससे लिया है? तो भारत से लिया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें कि गुयाना किस महाद्वीप का देश है? गुयाना जो है किस महाद्वीप का देश है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है। साउथ अमेरिका का देश है। और कैसा देश है? तो कैरिबियाई देश है। कैरिबियाई मतलब जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, जो उन्हीं को जो है कैरिबियन देश बोला जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि गुयाना की राजधानी का क्या नाम है? तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। क्या नाम है? जॉर्ज टाउन जो है इसकी राजधानी है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडीज, ठीक है, जो कि विश्व की भी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे कौन सा है, तो ये आपको बताना है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। कौन सी है? माउंट एकांगुआ, ठीक है, माउंट एकांगुआ, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या फिर दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। अभी जो है कुछ दिनों पहले भारत ने डोनियर 228 विमान किस देश को दिया था? तो आपको बताना है कि भारत ने डोनियर 228 विमान किस देश को दिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका को दिया था, ठीक है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है चौथा, स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? स्विस संगठन IQ एयर की गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो IQ एयर यह जो है कहाँ की संस्था है? तो स्विट्जरलैंड की संस्था है। अभी जो है IQ एयर के द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है और इसमें बताया गया है कि सबसे प्रदूषित, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो अपनी दिल्ली है। और यह लगातार से 4 वर्षों से सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा हासिल किए हुए है। अगर बात करें कि IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर विश्व में पहला सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर भारत, ठीक है। अगर IQ एयर के मुताबिक पूछा जाए कि विश्व में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय बिहार का यह महानगरीय क्षेत्र है जो कि विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण रैंक में देख लेते हैं, जिसमें 11-12 रैंक हैं जो कि भारत से संबंधित है कि भारत को कौन सा रैंक दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 161वें रैंक पर भारत की स्थिति क्या है। 161वें रैंक पर भारत की स्थिति क्या है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 161। 111वें नंबर पर भारत की रैंक है हंगर इंडेक्स में, 127वें रैंक पे है जेंडर गैप इंडेक्स में और 134वें रैंक पर है HDI इंडेक्स में और 108वें नंबर पर है लैंगिक असमानता सूचकांक में। नेक्स्ट बात करें तो 93वें रैंक पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में और चौथे नंबर पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और चौथे ही नंबर पर है शेयर मार्केट में। तो 2 रैंक है, एक तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और शेयर मार्केट, इन दोनों में भारत की रैंक है 4। 7वें रैंक पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में और 126वें रैंक पे है विश्व शांति सूचकांक और एक और है 126वें रैंक पर खुशहाली सूचकांक। तो इन दोनों में है भारत की रैंक 126। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है 5वां, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी
ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई है? तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? नोक्टिस है, जो कि किस ग्रह पर खोजा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह पर खोजा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो नोक्टिस ज्वालामुखी, इसकी खोज कहाँ पर हुई है, किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर हुआ है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ये भी साथ में आपको याद रखना है। और मंगल ग्रह पे सबसे ज़्यादा किस गैस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो मीथेन की पाई जाती है। ठीक है, किसकी? मीथेन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगर बात करें कि जो नोक्टिस ज्वालामुखी है, यह माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला से भी ऊंची है, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 9000 मीटर है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है नोक्टिस ज्वालामुखी, जो कि मंगल ग्रह पर पाया जाता है। अब बात करें कि सूर्य से हमारे ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है, तो देखेंगे तो ये आपका सन हो जाता है। और इसके बाद आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन सभी ग्रहों से लेकर आप सभी के लिए प्रश्न है। तो आप सभी को बताना है कि क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बुध। सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये आपका बुध है। और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो आप सभी को बताना है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह कहते हैं इन 4 ग्रहों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन सभी ग्रहों को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर नेक्स्ट बात करें तो इसके साथ साथ इन 4 ग्रहों को चट्टान से निर्मित ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों ग्रह किससे निर्मित हैं? चट्टान से निर्मित हैं। इसके बाद इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव सा ग्रह यानी पृथ्वी के समान ग्रह हैं, तो इन्हें इसलिए क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चट्टान सा ग्रह, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह, ये सभी होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सभी ग्रहों को कहते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न पूछे तो आप सभी को बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बाह्य ग्रह आपका ये प्रश्न है, बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? तो मैंने बताया कि आंतरिक ग्रह ये हैं, तो बाह्य ग्रह बाकी के 4 ये हैं, और इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। तो ये ही साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका वलय वाला ग्रह कौन सा है? प्रश्न है आपका वलय वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह को वलय वाला भी ग्रह कहते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, और इसके बाद सबसे गर्म ग्रह, इन तीनों को जो है एक ही ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारा मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं? तो ये आपको बताना है कि मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। अगर बात करें कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो वह मंगल का है, जिसका क्या नाम है? डीमोस है। डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या फिर कहें खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 मार्च को। इसके बारे में व्याख्या देखें तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 20 मार्च को किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और 20 मार्च को ही एक और दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है गौरैया दिवस। ठीक है, तो साथ साथ में 2 याद रखेंगे, गौरैया दिवस 20 मार्च को, और 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब से शुरू किया गया है मनाना, तो 2013 से स्टार्ट किया गया है। और यह सुझाव किसने दिया था? तो यह भूटान ने दिया है कि प्रतिवर्ष जो है हम सभी को आमदनी हो या ना हो, फिर भी हम सभी को जो है खुश रहना चाहिए। तो खुशहाली के लिए यह सुझाव किसने दिया था? भूटान ने दिया था। और कब दिया था? तो 2013 में। और तभी से जो है 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब जो है मार्च के कुछ महत्वपूर्ण डेट के बारे में देख लेते हैं, जिस दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि इसे वन्यजीव संरक्षण दिवस भी कहते हैं। ठीक, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है
15 मार्च को। 16 मार्च को देखें तो टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। प्रश्न है आप सभी के लिए, हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नोआ लायंस को। किसे दिया गया है? नोआ लायंस को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखें तो 7वां प्रश्न है, हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर में। इसकी व्याख्या देखें तो फार्मूला 4 रेस इसका पहली बार भारत में आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? श्रीनगर। और श्रीनगर के पास डल झील है, यहीं पर जो है फार्मूला 4 रेस का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? तो ललित पार्क से लेकर नेहरू पार्क के बीच में, जिसके बीच टोटल दूरी है 1.7 किलोमीटर। तो साथ में याद रखना है, फार्मूला 4 रेस का आयोजन पहली बार जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और कहाँ पर? श्रीनगर में किया जा रहा है, जिसकी टोटल दूरी है ललित पार्क से लेकर नेहरू पार्क के बीच में 1.7 किलोमीटर। ये भी साथ में याद रखना है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, मोटो जीपी रेस इसका भी आयोजन भारत में पहली बार किया गया था। मोटो जीपी रेस का भारत में पहली बार आयोजन किया गया था। ये आपको बताना है कहाँ पर किया गया था, विजेता कौन है और टाइटल स्पॉन्सर कौन था। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? यूपी के ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? यूपी के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था, बुद्ध सर्किट के पास। ठीक है, तो बुद्ध सर्किट में मोटो जीपी रेस का पहली बार आयोजन किया गया था। इसका अगर विजेता की बात पूछे तो इसमें विजेता कौन था? तो इटली का था। विजेता कहाँ का था? तो इटली का था, जिसका नाम था मार्को बेचेंजी। क्या नाम था? मार्को बेचेंजी जो है यह इसका विजेता बना था मोटो जीपी रेस का। अगर इसका इस टाइटल स्पॉन्सर पूछे तो कौन था? तो इसका टाइटल स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल। कौन था? इंडियन ऑयल था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 जर्सी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धोनी से संबंधित है। और नंबर 10 जर्सी किससे संबंधित है? तो यह सचिन तेंदुलकर से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सबसे पहले था आपको बताना है कि डायमंड बोर्स जो कि किसका कार्यालय है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का कार्यालय है। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो सूरत में किया गया है। ठीक है, सूरत गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा डायमंड कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां जिसका नाम है सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। इसके बारे में व्याख्या देखें तो सोमा क्या है? यह भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां है। इसमें आप सभी को, जैसे आपको बर्गर खाना हुआ तो इसमें जो है मोटे अनाजों का प्रयोग करके बर्गर बनाया जाएगा, जिसमें आपके हेल्थ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसको कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो सोमा को प्रारंभ किया गया है दिल्ली में शालीमार बाग में। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को आपको खाने की चीज़ों के साथ साथ जो है आपको अगर उसमें डिस्कस करना चाहेंगे तो आपको योगा भी सिखाया जाएगा और ध्यान भी लगाया जाएगा। सारी सुविधाएं जो है इसमें आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, तो सोमा क्या है? यह आयुर्वेदिक रेस्तरां है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली शालीमार बाग में किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। अगर भागीदार राज्य पूछे तो भागीदार राज्य है असम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मिचेल स्टार्क बने हैं। कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क बने हैं। और इन्हें जो है किसने खरीदा है? तो केकेआर वाली टीम ने इन्हें खरीदा है। कितने रुपए में खरीदे हैं? तो 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय हरारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजय हरारे ट्रॉफी यह जो है किसकी ट्रॉफी है? तो यह क्रिकेट की ट्रॉफी है। और इसकी विजेता टीम कौन है? तो इसकी विजेता टीम है हरियाणा। और उप विजेता कौन बनी है? तो राजस्थान उप विजेता टीम बनी है। ठीक है, अभी जो है साथ साथ में याद रखेंगे रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है?
तो यह है मुंबई। ठीक है, कौन है? मुंबई यानी महाराष्ट्र इसका विजेता है। आप सभी के लिए प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अगर खेल की श्रेणी में पूछा जाए भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो खेल श्रेणी में भारत का सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसे अभी दिया गया है बैडमिंटन के खिलाड़ी सात्विक साईराज सात्विक चिराग की जोड़ी को दिया गया। ठीक है, सात्विक को और चिराग को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसमें इनामी राशि पूछे तो 25 लाख रुपए है, ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो प्रश्न है हमारा, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? तो मिशन 414 कहाँ लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के लिए सूचना जारी कर दी गई है और 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। यानी पहला वोट कब किस तारीख को पड़ने वाला है? तो 19 अप्रैल को पड़ेगा और आखिरी वोट पड़ने वाला है 1 जून को। ठीक है, 1 जून को पड़ेगा और 4 जून को जो है रिजल्ट आ जाएगा कि देश के नए पीएम कौन बने हैं। ठीक है, तो इस साथ में ये भी आपको याद रख लेना है। 19 अप्रैल से जो है चुनाव शुरू हो जाएगा पहला चरण, और आखिरी चरण 1 जून को होगा और 4 जून को जो है नए पीएम की घोषणा कर दी जाएगी। अब देखते हैं, तो इसी के लिए जो है 7 चरणों में चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ पर लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? क्योंकि यहाँ पर जो है मतदान केंद्रों के लिए 441 केंद्रों का आयोजन किया गया है, और इसमें जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया गया है। इसमें ताकि महिलाएं भी भाग ले सकें और सभी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उसमें भी ये भाग ले सके हैं। तो ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन, एक तो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र और मिशन 414 किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इसने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। यानी कि आपके विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को खड़ा किया गया है, किस पार्टी से। जैसे कांग्रेस का कौन पार्टी खड़ा है, भाजपा का कौन सा प्रत्याशी है, सपा का कौन सा है और BSP का कौन सा पार्टी है। तो इन सभी को जानने के लिए चुनाव आयोग ने नो योर कैंडिडेट के बारे में एक ऐप लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी और इसके कुछ दिनों पहले इनकोर ऐप भी ECI ने लॉन्च किया था और साथ साथ में CBGL ऐप भी लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने। ठीक है, अब देखते हैं कि ECI की स्थापना कब हुई थी। ECI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर बात करें कि ECI का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 324 इसमें इसका उल्लेख किया गया है। और मुख्य चुनाव आयोग के लिए जो है इसकी संरचना क्या है? तो इसमें जो है 1+2 की संरचना होती है। यानी कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार हैं, और इसके साथ साथ में अभी 2 नई नियुक्ति हुई है जो कि ज्ञानेश, एक तो आपको याद रखना है, एक तो ज्ञानेश है और दूसरे आपको याद रखना है संधु। इतना 60 में आप याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान कौन देता है? साधु, तो साधु से संधु याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपको याद रखना है राजीव कुमार है। इलेक्शन कमीशन किसके लिए चुनाव कराती है? यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके किसके चुनाव कराती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव कराती है लोकसभा की, और इसके साथ साथ राज्यसभा की, और आपका हो जाएगा विधान परिषद की, और प्रेसिडेंट की, और वाइस प्रेसिडेंट की। तो इन सभी का चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ये भी साथ में याद रख लेना है। आखिरी प्रश्न देखिए, तो हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? इंडियन वेल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुष वर्ग में कार्लोस अलगराज ने जीता है। व्याख्या देखिए, तो इंडियन वेल्स ओपन 2024 इसका आयोजन कैलिफोर्निया USA के प्रांत में किया गया था। इसमें जो है टेनिस का खेल है। इंडियन वेल्स ओपन किसका खेल है? तो टेनिस का खेल है। इसमें जो है पुरुष वर्ग में विजेता कौन बना है? कार्लोस अलगराज बने हैं, और यह किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से संबंधित है। अगर इंडियन वेल्स 2024 की अगर महिला वर्ग में पूछे कौन विजेता बनी है, तो विजेता बनी है ईगा स्वीटक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो मेल वर्ग में कार्लोस
और महिला वर्ग में ईगा स्वीटक जीती हैं। ठीक है, अब आप सभी के लिए प्रश्न है, तो आपको बताना है कि हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो को सम्मानित किया है। ठीक है, और किसके लिए, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से इसरो को सम्मानित किया है चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है। तो कैंप गोड़ा को यूनेस्को के द्वारा दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है कैंप गोड़ा को, और यह कहाँ है, तो कर्नाटक बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे। तो 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन थे, ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को, आपके फ्रांस के जो है पीएम कौन है, तो ये पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं और सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के चुने गए हैं। इनका नाम क्या है, तो गैब्रियल अटल है। ठीक है, तो गैब्रियल अटल जो है किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फ्रांस के हैं। ठीक है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग वर्ग में का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शीतल देवी को दिया गया है। ठीक है, और यह किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, और किस जिले से, तो किश्तवाड़ जिले से संबंधित है। शीतल देवी को जो है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार दिया गया है दिव्यांग श्रेणी में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम अपने 10 क्वेश्चन साथ में गायत्री मंत्र और महत्वपूर्ण लल्लन टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर किया करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।